साथियों, आज हम लोग ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन लामडिंग ब्रांच में माननीय कांसीराम जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, माननीय कांसीराम जी जो कि बहुजनों के नायक के तौर पर जाने जाते हैं, इनका जन्म जो है 15 मार्च 1934 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। साथियों, माननीय कांसीराम जब छोटे थे तो इनके साथ भी सेम वैसा ही घटना घट रहा था जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। जब ये 5 साल के बाद पढ़ने के लिए स्कूल जाना प्रारंभ किए तो इनको भी स्कूल में जो है क्लास से अन्य बच्चों से किनारे बैठाया जाता था। पानी पीने की सेम सिचुएशन थी, जिस तरीके से बाबा साहब अपने हाथ से छू करके पानी स्कूल में नहीं पी सकते थे, उसी तरीके से ये भी नहीं पी सकते थे। तो माननीय कांसीराम जी को भी पानी पिलाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होता था, वो देता था पानी पीने के लिए, तभी ये पी पाते थे। तो ये जो छुआछूत की भावना थी और जो समाज से बहिष्कृत वाली भावना थी, बचपन से इनके अंदर भी वो चीज देखने के लिए मिला। क्लास 5 तक पढ़ने के बाद जब ये क्लास 6 में इनका एडमिशन होता है तो किसी मिशनरी स्कूल में होता है, और उस मिशनरी स्कूल में जो है इनको उस तरीके का छुआछूत और इसका सामना नहीं करना पड़ता है और अन्य बच्चों से इनको अलग नहीं बैठाया जाता है। फिर वहां पे जाकर के इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जब तक अपने माता पिताजी के साथ में रहते हैं तो उनकी सेवा भी करते हैं, और इनके माता पिताजी बचपन से ही इनको बार बार बोलते हैं कि काशी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि तुमको बड्डो आदमी बनना है। मतलब पंजाब की भाषा में ऐसा था कि बड्डो आदमी बनना है। तो ये बहुत ही तन मन से पढ़ते थे। एक छोटा सा घटना मैं बता रहा हूँ कि इनके दिल और दिमाग पे बड़ा आदमी बनने का ख्वाब क्यों आया। इनके पिताजी एक राजा के दरबार में गए हुए थे और वहाँ पे जो पंखा होता है उसको जो है डुलाने का काम करते थे। तरबतर पसीने से इनके पिताजी भीगे हुए थे और ये अपने पिताजी के लिए खाना लेके गए हुए थे। तो वहाँ पे जब अपने पिताजी की स्थिति को देखे तो बोले कि पापा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद जो है ये काम करते रहना। वो बोले नहीं बेटा, अगर राजा जग गया तो मुझे जो है दंडित करेगा और मुझे इससे भी ज़्यादा कड़ी सजा मिलेगी। तो बोलते हैं कि जब राजा जगेंगे और किसी कार्य के लिए जाएंगे तो मैं खाना खा लूंगा, तुम यहाँ पे रख दो। ये बात और ये घटना उनके दिमाग पे इतना प्रभाव करता है कि वो बोलते हैं कि मैं मतलब राजा जैसा आदमी बनूंगा, बड्डो आदमी मुझको बनना ही है। तो फिर आकर के घर पे पूछते हैं पापा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोलते हैं बेटा इसके लिए तुमको बहुत तन मन से पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई में उसी समय से लीन रहे, लगे रहे और पढ़ते गए, और 1950 तक आते आते हुए 10वीं को पास करते हैं, और उसके बाद से 1956 तक आते आते BSc पास कर लेते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया केमिस्ट्री में BSc के बाद ये साथियों 1957 के आसपास में सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा को पास करते हैं। उसके बाद उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, देहरादून में इनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बॉन्ड भराया जा रहा है, जैसे हम लोग भी बॉन्ड भर के आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे देख रहे थे, पाबंदी लग रही है। तो इतनी पाबंदियां उस टाइम पे थी कि ये सोचे कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं इस ट्रेनिंग में टिक नहीं पाऊंगा। वो ट्रेनिंग में जाते ही नहीं है, वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद साथियों ये पुणे का एक एक्सप्लोसिव रिसर्च और डेवलपमेंट लैबोरेटरी होता है, वहाँ पे एक असिस्टेंट रिसर्चर के तौर पे जो है काम करते हैं। तो उसके पद पे इनकी नियुक्ति होती है और ये लगातार वहाँ पे 5 सालों तक काम करते हैं। उस दौरान क्या होती है, एक और घटना घटती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर के, जिसके प्रकरण को दोनों भाई लोगों ने बताया कि क्या क्या हुआ। मैं उस पूरे प्रकरण में नहीं जाऊंगा, बस इतना बोलूंगा कि जो दीना भाना जी थे उनके वजह से इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जानने के लिए मिला, और वही दीना भाना जी ने इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब पढ़ने के लिए दिए, जो कि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी के द्वारा लिखा हुआ था, बाबा साहब लाइफ एंड मिशन। उस किताब को जब ये पढ़ते हैं माननीय कांसीराम जी, और उनके बचपन के संघर्षों को देखते हुए और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़े, और जब वो पढ़ करके वापस विदेशों से लौट करके आते हैं और चौदार तालाब के लिए पानी पीने के लिए संघर्ष करते हैं, मंदिर प्रवेश के लिए जो है संघर्ष करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इनके आंखों से आंसू आने लगता है कि एक ऐसा महापुरुष जो अपने आजीवन इतना दंश को झेलते हुए, पूरे समाज के दंश को झेलते हुए, बहिष्कृत होते हुए अगर इतना कुछ करता है समाज को आगे लाने के लिए, तो उनके सामने तो मेरी पीड़ा कुछ पीड़ा है ही नहीं। उसके बाद फिर वही वो कसम खाते हैं कि आज के बाद से मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, आज के बाद से कुछ भी हो जाए, कोई मर भी जाएगा तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं किसी के शादी में नहीं जाऊंगा और मैं खुद भी शादी नहीं करूंगा। और उस टाइम तक
जब ये साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे तो इनके घर वाले चाहते थे कि इनकी शादी कर दी जाए और ये आराम से जो है अपने वाइफ के साथ रहे। तो इनको बिना बताए ही इनके माता पिता जी जो है एक लड़की से शादी करने के लिए बात कर रखे थे। तो जब इनको पता चलता है ये बात, तो ये साफ तौर पे मना कर देते हैं और 8 साल से लगातार ये अपने घर नहीं गए होते हैं। और जब ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट पद पे रहने के बाद जब वो वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ते हैं, जो वो प्रकरण होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वाला घटना, तो दीना भाना जी को एक केस लड़वा करके जितवा भी देते हैं। दीना भाना जी फिर से नौकरी में आ भी जाते हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी खुद नौकरी छोड़ करके पूरे समाज के लोगों को जगाने के लिए उठ खड़े होते हैं और वहाँ से आगे चल जाते हैं। उसके बाद ये पहली बार अपने ही गांव के से 10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में जो है भाषण देने के लिए पहुंचे होते हैं और इनकी माता जी उस जगह पे मिलने के लिए इनसे जाती हैं, क्योंकि ये 8 साल की इनकी माता जी इनसे नहीं मिली होती हैं। तो ये घर तो जाने के लिए मना कर दिए थे। तो भीड़ को किसी तरह से चीरते फाड़ते हुए इनकी माता जी पहुंचती हैं, लेकिन ये मिल नहीं पाती हैं। फिर क्या होता है, जब पूरा भाषण खत्म हो जाता है, सभा के दौरान हट जाते हैं, तो फिर ये रोती बिलखती हुई किसी तरीके से कांशीराम जी के पास पहुंचती हैं। तो लोग जो है बताती हैं कि मैं कांशीराम जी की माँ हूँ, तो उनको किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये जब इनकी माँ इनसे मिलती है तो बोलती है कि बेटा बेटा काशी, तुझे क्या मेरी याद नहीं आई? मैंने तुमको बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया, तुमको खिलाया बड़ा किया, तुम्हें हमारी एक भी बार याद नहीं आई? तुम अपनी माँ को कैसे भूल गए? तो इस प्रकरण को लेकर के वहाँ पे चलता है और माँ के गले लग करके रोते हैं। वो बोलते हैं कि माँ, मैं अब आज के बाद से कभी घर नहीं जाऊँगा, इसको मैं जो है शपथ ले चुका हूँ और तुम्हें रहना है तो तुम मेरे साथ में रह सकती हो। तो उसके बाद से इनकी माता जी इनके साथ में मिलने के लिए जाती थी, रहती थी, लेकिन ये दोबारा घर नहीं गए। इनके पिताजी गुजर गए, उनकी डेथ भी हो जाती है। उसके बावजूद भी ये अपने पिताजी डेथ करने के बावजूद भी अपने गांव में नहीं जाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। मतलब पूरे जीवन ये कभी घर नहीं जाते हैं। और जब शादी की बात आती है तो उस शादी में क्या बोलते हैं कि माँ, मैंने तो दलित क्रांति से शादी कर ली है और मुझे अपने समाज के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है। तो अब ये मान लो कि मेरी जो लड़ाई है वो दलितों के लिए है और जो मेरी शादी हो चुकी है वो दलितों के इंसाफ के लिए हो चुकी है। क्योंकि उस टाइम भी समाज के अंदर में इतनी जागृति नहीं थी, लोगों को हक अधिकार को छीने जा रहे थे। उनके पिताजी खुद ही अपने पिताजी के प्रकरण को देख चुके थे। उसके बाद से साथियों वहाँ से फिर आगे कारवां इनका बढ़ता है और 1971 की बात है, चंडीगढ़ में 8 साल के बाद जब ये अपने माँ से मुलाकात कर लेते हैं तो दिल्ली के लिए ये रवाना होते हैं किसी सभा को करने के लिए। इनके अंदर इतनी सादगी भरी होती है कि खाने के लिए जब मंगाया जाता है रोटी तो 1-1 रुपये कलेक्शन करके लाते हैं, तो ये बाकी सबको जो है खाना खिला देते हैं। लास्ट में खुद जो है 1 रोटी और पानी पी करके सो जाते हैं। फिर इनके पास पहनने के लिए कोट नहीं होता है, तो थोड़ा भीड़ से अलग दिखने के लिए इनको कोट पहनने खरीदना था कि मतलब मैं थोड़ा भीड़ से अलग दिखूं बोलने के लिए। तो ये जाते हैं सेकेंड हैंड जहाँ से सामान मिलता है कपड़ा लेने के लिए। तो दिल्ली में एक बाजार लगता है, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे सबसे सस्ती जो तुम्हारे पास कोट है उसको दो। तो वो बहुत सारा कोट दिखाता है, पसंद नहीं आता है और कुछ पसंद भी आते हैं तो उसकी कीमत जो है 10 रुपये होती है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कोट दिखाओ जो इससे भी सस्ती मिले। तो झल्ला करके दुकानदार इनको बोलता है कि अगर इससे भी सस्ती कोट लेना है तो आपको शमशान घाट जाना होगा और वहाँ पे जो है चंडाल से बात करो, वो दे देगा। कांशीराम को बिल्कुल इस बात पे गुस्सा नहीं आता है, बहुत सादगी भरे जीवन से जीते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं शमशान घाट और चंडाल से जाकर के मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक कोट की ज़रूरत है। वो माननीय कांशीराम जी को 1 कोट देता है, जिसके बदले वो 2 रुपये लेता है। तो इस तरीके से सादगी भरा जीवन को वो जीते हैं और ये छोटा सा एक प्रकरण था। उसके बाद माननीय कांशीराम जी जब ये इस्तीफा देकर के आ गए होते हैं तो 7 सालों तक लगातार वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाई गई जो पार्टी थी RPI, उसमें काम करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन देखते हैं कि वहाँ के जो नेता हैं वो एकदम बिल्कुल निठल्ले हैं, ना कुछ कर रहे हैं ना किसी को कुछ करने दे रहे हैं, ना नए लोगों को जोड़ रहे हैं ना नए लोगों को ला रहे हैं, ना कुछ नहीं। तो वो बहुत लोगों को समझाते हैं, जाकर प्रचार प्रसार भी करते हैं, बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं, लेकिन सब लोग इनको इग्नोर करते हैं। इसके वजह से वो भी क्या करते हैं, उस पार्टी को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं
और अपना मिशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक चीज मैं बीच में छोड़ दिया है। जो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी की जब एक किताब पढ़े थे तो उसके बाद एक ही किताब पढ़ के नहीं रह गए, उसके आगे भी इनका कारवां चलता रहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े, जाति का विनाश। उसके बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक लिखी हुई किताब थी स्टेट्स और माइनॉरिटी भी पढ़े, और कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया इस किताब को भी पढ़े। इसके अलावा अंतिम में द बुद्धा एंड हिज धम्म, जब ये सारी किताब पढ़ लिए तो बाबा साहब को ये अपना आइडियल मानने लगे थे, और ये भी बोले थे कि मैं 2 करोड़ लोगों के साथ एक धर्म परिवर्तन की बात भी किए थे कि करेंगे, तो वो चीज़ है कि हो नहीं पाया। तो उससे ये भी बहुत प्रेरित हुए। आगे चल करके वामसेप संगठन का जब गठन करते हैं तो उस दिन को चूज करते हैं जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1978 को। और वामसेप का जब संगठन का निर्माण कर देते हैं तो उसमें जो है 1000 डॉक्टर तुरंत जुड़ते हैं, 500 के आसपास जो है डीएम रैंक के ऑफिसर जुड़ते हैं, 4000 से ज़्यादा जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी इनसे जुड़ते हैं, और सारे कर्मचारियों को ये समझाते हैं कि आज आपको जो नौकरी मिली है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण और संविधान के बदौलत मिली है। आपके ऊपर बहुत बड़ा कार्यभार है जो आपको समाज के अंदर लेके जाना है। समाज का आपके ऊपर बहुत कर्ज है, ऋण है। आप जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, समय दीजिए, पैसा दीजिए और अपना माइंड दीजिए, तभी जाकर के आप समाज से के ऋण से जो है मुक्त हो सकते हैं। तो बहुत प्रभावशाली तरीके से लोगों को एक साथ एक मंच पे लेकर के आते हैं, और ये कारवां 3 साल तक चलता है। तो देखते हैं कि जो पढ़े लिखा शिक्षित वर्ग है और जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, इसको तो मैं एक मंच पे ला दिया हूँ, लेकिन आज भी जो भारत के गांव में रहने वाले लोग हैं, हमारा दबा कुचला भाई है, शोषित वंचित समाज है, उसके अंदर जागृति कैसे लाया जाए, इसके लिए वो फिर DS4 संगठन का जो है गठन की बात करते हैं, और 6 दिसंबर 1981 ईस्वी को जो है DS4 संगठन का निर्माण करते हैं। और उसमें बोलते हैं कि इसमें जो है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, इसमें वही जुड़ेगा जो कि एक गांव का एक आम इंसान है। मतलब नौकरी करने वाले नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और उस तरीके का पैसा वाला है या किसी प्राइवेट अच्छी जगह काम कर रहा है वो भी नहीं जुड़ेगा। शोषित वंचित समाज जुड़ेगा। सदस्यता शुल्क भी लेते थे, 10 से 12 रुपये निर्धारित किए थे जो कर्मचारी वर्ग वामसेप में लोग सदस्यता लेते थे, और 2 रुपये से 3 रुपये लेते थे जो इससे जुड़े हुए थे DS4 से। उसी के बाद साथियों जो है जब DS4 संगठन बन करके तैयार होता है तो बहुत जगह पे छोटा छोटा अपना रैली वगैरह करते हैं और साइकिल से भी मार्च करते हैं। माइंड में आता है कि क्यों ना पूरे भारत को जोड़ा जाए। जो यात्रा आज के डेट में राहुल गांधी जी पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण किए हैं, ये काम माननीय कांशीराम जी उसी समय 1981 के समय पे ही कर चुके थे। दिन का निर्धारित करते हैं 6 दिसंबर 1982 और 4200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और सबसे पहला जो ये मतलब जाने का काम करते हैं वो रैली में वो दक्षिण का कन्याकुमारी से शुरू करते हैं। उसके बाद उत्तर का ये जो कोहिमा वाला एरिया है यहाँ से शुरू करते हैं, और पश्चिम में पोरबंदर से लेकर के पूर्व का उड़ीसा से पूरी जगन्नाथ मंदिर होते हुए पूरा जो है भारत का 4200 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करके ये पूरे भारत को एक साथ साइकिल से जो है घूम लेते हैं और जोड़ लेते हैं। उस टाइम पे सबके पास साइकिल भी नहीं था, किराए पे साइकिल लेते हैं, जिनको नहीं था उनको किराए पे साइकिल दिलवाते हैं। इनका ऐसा कारवा था कि पूरे साइकिल से पूरे भारत को ये लोग पैदल चल करके और साइकिल के बाद 100 दिन की पूरी यात्रा तय करने के बाद ये 15 मार्च 1983 को दिल्ली में 3 लाख अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना लोहा मनवाते हैं सबसे। उसके बाद साथियों इनको तब समझ में आती है कि आज हमारा समाज भी जागृत हो गया, हमारे पास पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग भी है, तो इनको समझ आता है कि जब तक हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तब तक हम अपने लोगों को उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम BSP है, बहुजन समाज पार्टी। और डेट क्या रखते हैं, 14 अप्रैल 1984, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल 1984 को बसपा का जो है ये निर्माण करते हैं। और बसपा अपने शुरुआती दौर में किस तरीके से जो है काम की उसको सतीश भाई ने बहुत अच्छे से बताया। माननीय कांशीराम जी ने जो कहा भी था
कि हम पहला बार चुनाव लड़ रहे हैं हारने के लिए, दूसरा बार चुनाव लड़ेंगे हराने के लिए, और तीसरा बार चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। वो करके भी उन्होंने दिखाया और यूपी में जो है अपना सरकार भी बनाया। तो उस पूरे प्रकरण को दो भाई लोगों ने बता दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इसके बाद ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आती है इनको, और उसके बाद इनका डेथ जो है 9 अक्टूबर 2006 को रात्रि 12:30 बजे हो जाती है। और उस समय इनका जब परिनिर्वाण हो गया तो बसपा एक तरह से देखा जाए तो अपने चरम सीमा पे थी, मतलब राजनीति का। और उसके बाद भी मायावती जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद से पूर्ण बहुमत की सरकार, उसके बाद से लेकिन पतन होता चला गया। ये तो रहा माननीय कांशीराम जी का जीवन और संघर्ष। अब सबसे बड़ा अंतिम प्रश्न ये है कि हम लोग माननीय कांशीराम जी का आज जयंती मना रहे हैं, इनके मिशन मूवमेंट पे बात क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि आज की प्रासंगिकता क्या है कि अगर माननीय कांशीराम जी आज होते, 20 साल तो गुजर गए, अगर आज के डेट में माननीय कांशीराम जी होते तो अपने देश समाज के लोगों के लिए क्या कर रहे होते, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। आज के दौर में होते तो माननीय कांशीराम जी क्या कर रहे होते? मुझे लगता है माननीय कांशीराम जी जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के जब चुनाव प्रचार के दौरान एक पेन का उदाहरण लेके बहुत अच्छे से समझाते थे, उस पेन के प्रकरण को बता रहा हूँ, उसी से आप लोग समझ जाएंगे कि अगर आज होते तो वो क्या कर रहे थे। माननीय कांशीराम जी कहते हैं, जब भी जाते थे तो कहते थे कि ध्यान से देखो इस पेन को, इस पेन के ऊपर वाला हिस्सा को देखो, जिसको वो पोला बोलते थे और हम लोग ढक्कन बोलते हैं। बोलते थे कि देखो ये खाली है, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। जबकि इसका पेन का जब हिस्से में देखेंगे तो ये 15% है और ये 15% शीर्ष पे है। बोलते थे वैसे ही आज का जो स्वर्ण समाज है, जो अपने आप को उच्च जाति का मानता है, वो है। और जो लिखने का कार्य है इसकी स्याही करती है और ये 85% है और पेन के अंदर में इसी की भूमिका होती है। वो बोलते हैं कि ये जो 85% है ये हमारा SC ST और OBC और माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक जो समाज है वो है, जो इस देश का मेहनतकश वर्ग है, इस देश का मजदूर है, जो इस देश का भरण पोषण करता है और ये इनके नीचे दबा हुआ है। वो बोलते हैं कि इस व्यवस्था को परिवर्तित करने की जरूरत है, हमें 85% का शासन लाना है, जो इस तरीके से सिर के ऊपर में बैठे हैं उनको नीचे लेकर के जाना है। तो अगर आज माननीय कांशीराम जी होते तो क्या करते? जो बहुजनों के अंदर में अलग जगह थी और आज जो अलग अलग जाति के नेता बनकर के पैदा हो रहे हैं, अलग अलग संगठन के बना ले रहे हैं और एक एक सीट के लिए जो है आपस में लड़ करके जो है अपनी पूरी क्रांति और पूरी सामाजिक परिवर्तन व्यवस्था को चौपट कर दे रहे हैं, उसको होने से सबसे पहले माननीय कांशीराम जी रोकते। इसके अलावा वो क्या कर रहे होते? जमीनी स्तर पर लड़ने वाले युवाओं का एक संगठन तैयार कर रहे होते, उस युवा पीढ़ी को बना रहे होते जो सच में अपने समाज के हित के लिए कार्य कर रहा होता है। उनका एक सबसे बड़ा जो कहना था कि सत्ता परिवर्तन हो ना हो लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, उस पे काम कर रहे होते। वो वोटरों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे होते और ग्राउंड स्तर पर जाकर के काम कर रहे होते। उनका जो सबसे बड़ा एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पे वो काम कर रहे होते। 85% लोगों को 85% जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका सुख सुविधा और हक अधिकार को दिला रहे होते। इसके अलावा साथियों, आज भी जो है सरकारी नौकरियों में हमारी क्या स्थिति है सबको पता है। इतना लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग रिजर्वेशन प्रमोशन ले पाए। अगर आज वो होते तो क्या करते? जिस तरीके से सरकारी नौकरियां घट रही हैं उसके लिए लड़ाई कर रहे होते कि सरकारी नौकरियों की संख्या घटनी नहीं चाहिए। शिक्षा के लिए लड़ रहे होते, न्याय के लिए लड़ रहे होते। आए दिन किसी न किसी जगह से, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से घटनाएं आती हैं कि इस दलित व्यक्ति के साथ ये चीज कर दिया गया, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया गया, किसी को लाठी से मारा गया, डंडों से मारा गया, किसी को मंदिर में घुसने के लिए मारा गया, किसी को जो है नदी में नहाने के लिए। तो उसके लिए क्या कर रहे होते? लड़ रहे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार कर रहे होते अपने समाज को एकत्रित और जागरूक करने के बजाय, जागरूक करने के लिए। इसके अलावा साथियों क्या कर रहे होते? जिस तरीके से बीएसपी ने अपना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिए, वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते।
क्योंकि जब सर्वजन की बात कर रहे हैं, जब जनरल जो है स्वर्ण जो अपने आप को कहलाते हैं, उनका तो वैसे ही पहले से ही सब जगह सुख ही सुख है, उनके लिए करने की क्या जरूरत। वो आपके भी पार्टी के अंदर में होते हैं तो वो अपना ही हित साधते हैं, वो कहीं भी रहेंगे वो अपना वाला हित ही साधेंगे, तो उनको फिर देने की जरूरत नहीं समझते। वो अपने लोगों की बात करते, बहुजनों की बात करते, बहुजन लोगों के लिए ही काम कर रहे होते। अंत में मैं वही कहूँगा, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन महापुरुषों की जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है वो किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। ये माननीय कांशीराम जी का अंतिम कथन है और मैं भी इसको बोल करके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और उनके दो नारे हैं जिसको मैं बोल देता हूँ। वो बोलते थे, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मरा है वो गुलाम है। इसके अलावा बोलते थे, सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती, बल्कि मरे हुए वो भी हैं जो अपने हक और अधिकार को खामोशी से खत्म होते हुए देख रहे हैं। ठीक है साथियों। अच्छा।